श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मामले की गहराई में जा रहे हैं जिसने भारत में यौन हिंसा से जुड़े कानूनों की दिशा ही बदल दी। हाँ, 1972 का मथुरा रेप केस। बिल्कुल। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। हाँ, मतलब विकिपीडिया तो है ही, साथ में कानूनी ब्लॉग्स हैं, फिर द प्रिंट, ललन टॉप जैसे न्यूज़ आर्टिकल्स भी हैं, और कुछ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स, रेडिट चर्चाएं भी देखी। तो ये सब मिला के हमें एक पूरी तस्वीर देते हैं उस घटना की, अदालती कार्यवाही की, और फिर जो सामाजिक प्रतिक्रिया हुई और कानूनी बदलाव हुए। सही। तो हमारा मकसद यही है कि इस केस के तथ्यों को समझें और खासकर सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो इतना विवादास्पद रहा, जिसने पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, और फिर देखें कि इससे हमारे बलात्कार कानूनों में क्या अहम बदलाव हुए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं घटना से। ये मार्च 1972 की बात है। जगह थी महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला, देसाईगंज पुलिस स्टेशन। और पीड़िता मथुरा एक 14 से 16 साल की अनाथ आदिवासी लड़की, वो अशोक नाम के एक लड़के से शादी करना चाहती थी। लेकिन कोई दिक्कत थी। हाँ, उसके भाई गामा ने पुलिस में अशोक के खिलाफ अपहरण की शिकायत दर्ज करा दी। तो पुलिस मथुरा, अशोक और कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले आई। ओके, फिर पूछताछ हुई, बाकियों को तो जाने दिया गया, लेकिन मथुरा को रोक लिया गया। और वहीं थाना परिसर में ही दो पुलिस वाले थे, गणपत और तुकाराम। उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वालों ने। ये तो बहुत ही भयावह है। हाँ, और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। असल कहानी तो इसके बाद शुरू हुई, जब ये केस अदालतों में गया। तो सबसे पहले सेशंस कोर्ट में गया होगा मामला। 1974 में। हाँ, 1974 में। और हैरानी की बात है, सेशंस कोर्ट ने दोनों पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया। बरी कर दिया? किस आधार पर? उनकी दलीलें मतलब आज सोचें तो बहुत अजीब लगती हैं। एक तो ये कि मथुरा यौन संबंधों की आदी थी, ये उन्होंने किसी पुराने अविश्वसनीय मेडिकल टेस्ट के आधार पर कहा। और दूसरा कि उसके शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, जिसका मतलब निकाला गया कि उसने विरोध नहीं किया और इसलिए सहमति मान ली गई। ये तो तर्क ही समझ से परे है। मतलब विरोध न करना सहमति कैसे हो सकता? बिल्कुल। इसी बात पर आगे बहुत बहस हुई। खैर, इस फैसले को चुनौती दी गई। मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में गया। और हाईकोर्ट ने क्या कहा 1976 में? हाईकोर्ट ने 1976 में सेशंस कोर्ट का फैसला पलट दिया। दोनों पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया। गणपत को 5 साल और तुकाराम को 1 साल की सजा हुई। तो हाईकोर्ट का तर्क क्या था? हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि डर की वजह से चुप रहना या विरोध न कर पाना ये सहमति नहीं होती, खासकर जब कोई पुलिस हिरासत जैसी जगह पर हो, जहां शक्ति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ा हुआ हो। ये बात तो बहुत वजनदार लगती है। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों गया? ये तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य वाला केस है ना? हाँ, वही तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य। और यही 1978 या 79 में सुप्रीम कोर्ट ने कहानी फिर पलट दी। उन्होंने हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और आरोपियों को फिर से बरी कर दिया। दोबारा बरी? सुप्रीम कोर्ट ने भी? उनका क्या तर्क था? लगभग वही जो सेशंस कोर्ट का था, कि मथुरा चिल्लाई नहीं, उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, इसलिए कोई संघर्ष नहीं हुआ और इसलिए ये बलात्कार नहीं माना जा सकता। सहमति की व्याख्या को सिर्फ शारीरिक प्रतिरोध तक ही सीमित रखा गया। मतलब वो मनोवैज्ञानिक दबाव, वो डर, वो शक्ति का असंतुलन, इन सबको नजरअंदाज कर दिया गया पूरी तरह से। और इसी फैसले ने असल में उस राष्ट्रव्यापी गुस्से को भड़काया जिसकी हम बात कर रहे थे। तो इसके बाद क्या हुआ? लोगों ने प्रतिक्रिया दी होगी। जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। 4 बहुत सम्मानित कानून के प्रोफेसर थे, उपेंद्र बख्शी, रघुनाथ केलकर, लतिका सरकार और वसुधा धागमवार। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक खुला पत्र लिखा। अच्छा, उसमें क्या था? उसमें उन्होंने सीधे सीधे सहमति की इस संकीर्ण व्याख्या पर सवाल उठाया। उन्होंने लिखा, सहमति में समर्पण शामिल है, लेकिन इसका विपरीत आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। मतलब अगर कोई सरेंडर कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो सहमति दे रहा हो। ये तो बहुत पावरफुल लाइन है। इसका असर हुआ? हाँ, ये एक चिंगारी की तरह था। देश भर में महिला संगठन सड़कों पर उतर आए, मीडिया कवरेज हुई और इसी दौरान कई नए नारीवादी समूह भी बने, जैसे फोरम अगेंस्ट रेप, जो बाद में फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ विमेन यानी FAO बना। सहेली जैसे संगठन। इसे भारत में महिला अधिकार आंदोलन का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो इस पूरे सामाजिक और राजनीतिक दबाव का नतीजा क्या निकला? क्या कानूनों में कोई ठोस बदलाव हुए? और ये बहुत जरूरी बदलाव थे, जो सीधे मथुरा केस के प्रभाव में हुए।
1983 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम पास किया गया। इसमें मुख्य बातें क्या थी? कई थीं। सबसे पहली और शायद सबसे महत्वपूर्ण, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 114A जोड़ी गई। उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर बलात्कार के केस में पीड़िता कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी, तो अदालत को ये मानना होगा कि सहमति नहीं थी। अब सबूत का भार आरोपी पे आ गया कि वो साबित करे कि सहमति थी। ये बहुत बड़ा शिफ्ट था। हाँ, ये तो वाकई बड़ा बदलाव है। और क्या था इस अधिनियम में? फिर आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता में नई धाराएं 376A से 376D जोड़ी गईं। इनमें कस्टोडियल रेप यानी हिरासत में बलात्कार को साफ तौर पर परिभाषित किया गया। मतलब जब पुलिस, जेल अफसर या कोई भी ऐसी अथॉरिटी वाला व्यक्ति अपनी कस्टडी में किसी के साथ रेप करे तो उसके लिए ज्यादा सख्त सजा का प्रावधान किया गया। ये भी बहुत जरूरी था क्योंकि मथुरा केस इसी का उदाहरण था। बिल्कुल। और इसके अलावा पीड़िता की सुरक्षा और निजता के लिए भी इंतजाम किए गए, जैसे बंद कमरे में सुनवाई यानी इन कैमरा ट्रायल का प्रावधान आया, ताकि पीड़िता को सबके सामने बार बार वो सब न कहना पड़े। सही। और साथ ही आईपीसी की धारा 228A के तहत मीडिया या किसी और के द्वारा पीड़िता की पहचान उजागर करने पर रोक लगा दी गई। तो कानून के स्तर पर तो काफी महत्वपूर्ण सुधार हुए, लेकिन उस लड़की का क्या हुआ, मथुरा का, जिसके साथ ये सब हुआ था? क्या उसे कभी न्याय मिला? नहीं। और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक मथुरा को भयानक सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा। उसे अपना गांव छोड़ना पड़ा, अपना नाम बदलना पड़ा। ओह। बाद में उसकी शादी हुई, 2 बेटे भी हुए, लेकिन जिंदगी बहुत गरीबी में गुजरी। और शायद उसके पति और बच्चों को भी कभी इस केस की पूरी सच्चाई पता नहीं चली। वो आज भी अगर उस रिपोर्ट पर यकीन करें तो गुस्से और अन्याय की भावना के साथ जी रही है। सुनकर बहुत अफसोस होता है। मतलब एक केस जिसने देश के कानून बदल दिए, उस केस की पीड़िता को ही न्याय नहीं मिला। बिल्कुल। मथुरा बलात्कार मामला एक त्रासदी है, खासकर मथुरा के लिए। लेकिन ये वो केस भी है जिसने भारत के बलात्कार कानूनों पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने हमें सहमति की अवधारणा पर, खासकर हिरासत जैसी स्थितियों में दोबारा सोचने पर मजबूर किया और बहुत जरूरी कानूनी सुधारों की नींव रखी। तो कानून तो काफी हद तक बदल गए, शायद बेहतर भी हुए, लेकिन क्या समाज में, हमारी रोजमर्रा की समझ में सहमति को लेके वो बदलाव आया है जो इन कानूनों में दिखता है? ये सवाल शायद आज भी उतना ही जरूरी है ना?